हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमल एजुकेशन पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो चैप्टर है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, यानी कि मैंने हिंदी में भी नोट्स बना रखे हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। यानी कि यहाँ पर ये चैप्टर दोनों लैंग्वेज में मैंने बनाया है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए, चाहे अगर उसकी एसएसटी हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। और इस चैप्टर को अगर आप करोगे इस वीडियो में से तो आपको एनसीईआरटी की नीड नहीं है। यानी कि एक बात ध्यान रखना, जब आप ये चैप्टर करोगे, अगर आप वीडियो भी देख लोगे ना, तो वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से एनसीईआरटी की कोई नीड नहीं है, आप वीडियो देख के ही अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले आप देखोगे, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है, आप उसको समझो क्या है वो। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। यानी कि यहाँ पे बात किसकी है, मेन क्षमता। यानी कि यहाँ पे एक चीज ये होती है कि भाई आपके अंदर जितनी क्षमता है, क्या आपने अपनी पूरी क्षमता का यूज किया कि नहीं किया, है ना। तो जो इंसान अपनी पूरी क्षमताओं का यूज करता है उसे सक्सेस हमेशा मिलती ही मिलती है। तो इसलिए आप अपने अंदर की क्षमताओं को समझो और पहचानो और उनका यूज करो, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफी अच्छे ही मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा बस। लेकिन जरूरी ये है कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा यूज करो। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक इमेज है जिसमें बताया गया है, देखो कैसे यहाँ पे जो लोग हैं झंडा लेके घूम रहे हैं और डांस वगैरह कर रहे हैं, ये ड्रम बजा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में कि जो लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसी को जानने के लिए हमें ये पूरा चैप्टर समझना है जिसका नाम क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये चैप्टर किस बारे में है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना, वो वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मोनार्की सिस्टम के बारे में पता चलता है। मोनार्की सिस्टम मतलब राजा महाराजाओं का जो शासन हुआ करता था ना, उसके बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि कैसे एक राजा ने एक पूरे एम्पायर पर रूल किया, कैसे एक एम्पायर के सारे रूल्स और लॉज एक राजा डिसाइड करता है। हम इसमें जानेंगे कि कैसे फ्रांस के लोगों ने राजा के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना। तो सब इधर उधर घूम रहे हैं ढोल लेके, है ना, सारे लोग राजा के अगेंस्ट ही हो गए, है ना, राजा के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। अब मैं बार बार यहाँ पे राजा राजा बोल रहा हूँ, तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो सिंपल सी बात है। आज से कई साल पहले, है ना, मिड 18 सेंचुरी से भी पहले की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होती थी। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं इंडिया को या किसी भी कंट्री को हम देखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि सरकार जो होती है वो जनता की होती है, लोग चुनते हैं क्योंकि उसे। लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो वहां पे डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं होता था। वहां पे तो सिर्फ चलता था तो क्या, राजा महाराजाओं का शासन। तो आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तो ऐसे में फ्रांस के अंदर लोग जो थे अपने राजा से ना काफी दुखी हो चुके थे। तो दुखी हो चुके थे मतलब परेशान हो चुके थे। तो परेशान होने के बाद उन लोगों ने क्या सोचा कि भैया हमें इस राजा के अगेंस्ट फाइट करनी है। तो इन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, लेकिन हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 से शुरू करते हैं, हमारा ये इंट्रोडक्शन है। दिस चैप्टर इज ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो चैप्टर आपका फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है ना। टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज ऑफ द लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ग्रांटेड। जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सबको समान अधिकार होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, है ना। तो क्या ये अचानक से आ गए क्या? नहीं, है ना। जब राजा महाराजाओं का शासन चला करता था तब इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था,
ना तो इक्वालिटी होती थी, ना राइट्स होते थे, ना फ्रीडम होती थी, कुछ भी नहीं होता था, है ना। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इन सब का भी क्या है, एक इतिहास रहा है, यानी कि आखिर ये सब चीजें आई कैसे, इसके पीछे भी क्या रही है, हिस्ट्री रही है। आपको पता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक गहरा इतिहास छुपा होता है। तो हमें ये इतिहास हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ से, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर ही। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, बाय लुकिंग एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट, आपको एक हेल्प मिलेगी इस चीज को जानने में कि भाई ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे आई। जैसे कि आज की डेट में हम इंडिया को या अदर कंट्रीज को देखते हैं, तो कैसे हुआ, कैसे राजा महाराजाओं का शासन खत्म होके डेमोक्रेसी रूल आया, है ना। डेमोक्रेसी जैसे कि हमने डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जैसे कि लोग सरकार को चुनते हैं, वोट देते हैं ना, वोट, है ना। जैसे कि हमने मोदी जी को जिता दिया, है ना, ऐसे होता है ना। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी है। आगे चलते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ द मोनार्की इन फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी कि जो फ्रांस के अंदर ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, उसने फ्रांस के अंदर राजा महाराजा का शासन ही खत्म कर दिया। मतलब लोग इतने परेशान हो चुके थे, दुखी हो चुके थे ना अपने राजा से, तो लोगों ने इतना ज्यादा विद्रोह किया, तो बहुत ज्यादा मतलब काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, और ऐसे ऐसे करते करते रेवोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन लोगों ने मिलकर क्या करा, राजा महाराजा का जो शासन था वही खत्म कर दिया, है ना। और विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई, और साथ ही साथ खत्म करने के बाद कुछ नए चेंजेस भी देखने को मिले, एक नई गवर्नमेंट वहां पे क्रिएट हुई। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। अब देखो जब क्रांति हो जाती है ना, और जब लोग राजा महाराजा का शासन खत्म कर चुके हैं, तो उसके बाद देखो लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भैया सबको राइट्स मिलने चाहिए। पहले के टाइम पे राइट्स नहीं होते थे राजा महाराजाओं के शासन में, गरीबों के साथ काफी अन्याय होता था, है ना। और कुछ लोगों को वहां पे विशेष अधिकार भी दिए जाते थे। विशेष अधिकार मैं कब की बात बता रहा हूँ, जब राजा महाराजा का शासन मिला करता था, होता था। तो वहां पे जो अमीर लोग होते थे ना, उन्हें बाई बर्थ ये राइट मिलता था कि आप जब बड़े होंगे, है ना, और आप जब कमाओगे, जो भी कुछ आप अर्न करोगे, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता था किन्हें, जो अमीर कैटेगरी में या कुछ स्पेशल कैटेगरी में जो लोग आते थे। और सारा का सारा टैक्स किसको देना पड़ता था, गरीब जनता को देना पड़ता था। मेनली उसमें क्या होते थे, किसान वगैरह होते थे, मजदूर वगैरह होते थे। तो ऐसे में लोगों के अंदर ना काफी गुस्सा आ गया अपने राजा को लेके। उन्होंने सोचा कि भैया हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, अमीर लोगों को तो कुछ नहीं देना पड़ रहा, और सारा का सारा टैक्स जो है वो हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज स्टार्ट हो गई थी, क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप देखोगे द आइडिया दैट all individuals had rights and could claim equality become a part of the new language of politics। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकते हैं। तो देखो ऐसा ही होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास जो अधिकार होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अमीर को ज्यादा दे दिया जाए और गरीब को कम अधिकार दे दिया जाए, तो ये चीज तो काफी गलत है ना। तो इसी वजह से तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस में। उसके बाद आप देखेंगे these notions of the equality and freedom emerged as the central ideas of the new age। तो देखो समानता, स्वतंत्रता की ये सोच नए युग का एक क्या बन गई थी, केंद्रीय विचार बन गई थी। कब, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो बहुत कंट्रीज जो थी, बहुत सारी कंट्रीज जो थी, वो इसके सपोर्ट में भी खड़ी हो गई थी, कुछ अगेंस्ट भी हो गई थी, है ना। जिनको भैया अपना एम्पायर चलाना था, राजा महाराजा, तो वो तो अगेंस्ट में ही रहेंगे ना, कि भाई हमारा अगर डेमोक्रेसी हमारे अंदर, हमारी कंट्री में भी आ जाएगी तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी काफी। तो इसलिए कुछ कंट्रीज तो सपोर्ट कर रही थी इस चीज का, है ना। कुछ कंट्रीज के जो लोग थे, और कुछ कंट्रीज में मतलब ऐसा था कि नहीं, उनकी विचारधाराएं बिल्कुल ही अलग थी। तो ऐसा ऐसा हो रहा था। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन यानी कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स क्या होता है। देखो आपको पता था कि आपको ये बात पता है कि इंडिया में अंग्रेजों ने काफी सालों तक राज किया था, है ना। तो जब इंडिया, जब कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री, यानी कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री के ऊपर राज करती है ना, तो उस पावरफुल कंट्री के लिए जो कमजोर कंट्री है, मतलब इंडिया, एक कॉलोनी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, एक कॉलोनी मानी जाती है। यानी कि
हम ब्रिटेन के क्या रह चुके हैं, एक कॉलोनी रह चुके हैं। कॉलोनी वो नहीं जिस कॉलोनी में आप रहते हो, है ना। यहाँ पे कॉलोनी का मतलब कुछ और है। कॉलोनी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री यानी कि इंडिया, जैसे कि हम गुलाम बन चुके थे, है ना, ब्रिटेन ने जैसे कि इंडिया पे अपना रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया जो थी वो एक कॉलोनी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कॉलोनी मानी जाएगी। और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों को अगर आपने अपने देश से भगाना है तो ऐसे जो भी मूवमेंट्स होंगे उन सबको हम बोलेंगे क्या? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। तो अलग अलग देश जो थे ना, वो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग मतलब देशों के क्या हो चुके थे? गुलाम हो चुके थे। यानी कि बहुत सारे देशों में जो पावरफुल कंट्रीज थी ना, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, उन्होंने कब्जा कर रखा था। उनमें से जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। तो इन सब पे किसी ना किसी ने क्या कर रखा था? अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। तो ऐसे में उनको हटाने के लिए, यानी कि अंग्रेजों को बाहर भेजने के लिए, अपने देश वापस भेजने के लिए इन लोगों ने मूवमेंट्स स्टार्ट किए। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। ठीक है। तो इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, लेकिन उस टाइम पे ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद अलग अलग देशों में चिंगारी लग गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही चिंगारी लग गई। अब सबको लगने लगा कि भैया हमें भी अब कुछ करना चाहिए, हम भी अब मतलब अब गुलामी में नहीं रह सकते। कई साल बाद लोगों को लगा कि भैया हमारे अंदर भी मतलब हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमारे साथ जो हो रहा है, यानी कि उस टाइम पे अंग्रेज भी क्या कर रहे थे? गलत ही कर रहे थे। इंडिया के अंदर रह के इंडिया के ही रिसोर्सेज को खत्म कर रहे थे, उनका मिसयूज कर रहे थे, और बदले में इंडिया के लोगों को यानी कि किसान को कुछ दे नहीं रहे थे, है ना। तो बहुत ज्यादा वहां पे अत्याचार हो रहे थे। तो ऐसी चीज को हटाने के लिए तो उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। तो बहुत ज्यादा ये चैप्टर जो है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। पूरा का पूरा आप लोगों को ये चीज लिंक करके पढ़नी है। जब आगे चल के आप 10th क्लास में आप पढ़ोगे नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर चिंगारी जागी अंग्रेजों को भगाने की, वहां पे किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। तो इस चैप्टर के जरिए हमें एक चीज तो देखने को मिलेगी कि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो प्यार होता है वो कैसे जागृत हुआ। यह हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है। तो अगर हम इस चैप्टर को, ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, मेन पार्ट यानी कि जो आपका स्टार्ट होगा वो पार्ट 2 से स्टार्ट होगा। तो आप देखोगे इस पूरे चैप्टर को हमने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 आपका इंट्रोडक्शन रहेगा जो कि आपका खत्म हो चुका है आज के वीडियो में। पार्ट 2 आपका इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, है ना। उसके बाद आप देखोगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि पार्ट 3 है तो ये काफी बड़ा पार्ट था, तो मैंने इसको भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि पार्ट 3.1 स्ट्रगल टू सर्वाइव, और 3.2 है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे हमने 8 पार्ट्स करने हैं, 8 पार्ट्स करने हैं। तो 8 पार्ट करने के बाद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है ना, स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही वीडियो देख लेना, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और पेपर में वो आते ही आते हैं। तो वो क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ये सब काम कर सकते हो, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए विमल एजुकेशन। और नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कीजिए, विमल एजुकेशन आप सर्च कर लेना। और लेटेस्ट अगर अपडेट वगैरह के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह आप कर सकते हो, फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हो, है ना। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कुछ अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। ताकि आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस पे पूछ सको। तो ये था आप लोगों का जो था, मैंने आपको पूरा पार्ट करवा दिया अच्छी तरीके से, आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया पार्ट करेंगे जो कि हमारा होगा पार्ट नंबर 2। और यही यहीं से यहाँ से समझ लो इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएगी पार्ट नंबर 2 से। तो इसलिए अगला वीडियो आप बहुत ही अच्छे से देख लेना, लेकिन इससे पहले इंट्रोडक्शन ये वाला पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले ये जरूर देख लेना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और खत्म करते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।